अस्सलाम वालेकुम। आप सबको साइटेक उर्दू में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 6 जो कि है वर्क और एनर्जी, काम और तवानाई। सबसे पहले हम इसके जो भी सबक पढ़ेंगे उनकी फ़हरिस्त देख लेते हैं। पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वर्क, सेकंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की अक़साम देखेंगे। इसके बाद एनर्जी की बाहमी तब्दीली, एनर्जी के बड़े ज़राए और आगे एफिशिएंसी, और लास्ट वाला आपका टॉपिक होगा पावर। तो पहला टॉपिक जो है वो है वर्क। फिज़िक्स के मुताबिक वर्क उस वक्त होता है जब किसी जिस्म पर लगाई गई फोर्स उसे फोर्स की समत में हरकत देती है। सवाल पैदा होता है कि फोर्स ने किस कदर वर्क किया। कुदरती तौर पर किसी जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स जितनी बड़ी होगी और जिस्म जितना ज़्यादा फासला फोर्स की समत में तय करेगा उतना ही वर्क ज़्यादा होगा। के मुताबिक वर्क की इतनी एक डेफिनेशन दी है, तारीफ दी है कि कोई भी बंदा है जो फोर्स लगा रहा है वो साथ कोई फासला तय करता है तो तब फिज़िक्स कहती है उसने काम किया है। एक बंदा, अगर आप बैठे हुए कोई भी काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कोई बंदा सिलाई मशीन चला रहा है या कोई एक मज़दूर बैठ के कोई काम कर रहा है, तो फिज़िक्स की रूह से, फिज़िक्स की नज़र में उसने कोई काम नहीं किया जब तक उसने कोई फासला ना तय किया हो। तो इसाबी तरीके से वर्क फोर्स एफ और फोर्स की समत में होने वाले डिस्प्लेसमेंट एस का हासिल ज़रब है। तो यहाँ पर इसाबी तौर पर इसका उन्होंने फार्मूला बनाया है कि डब्ल्यू इक्वल टू किस चीज़ के होता है, फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फासला। तो इसकी ये मसावात आ जाएगी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, और नीचे इन्होंने एक शक्ल भी दी गई है 6.1 है। यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एक जिस्म बॉडी था, उस पर फोर्स लगी है और फिर सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया है। उसने फासला कितना तय किया है, एस, तो इस वजह से उसने वर्क किया है। बाज़ औक़ात फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही समत में नहीं होते, जैसा कि शक्ल 6.2 में दिखाया गया है। ऊपर वाली ये जो शक्ल 6.1 है, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन सब का क्या है, एक लाइन में ही है, यानी एक ही समत में है। और नीचे वाली डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया गया है और फोर्स की समत अलग है, एक लाइन में नहीं है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या आएगा, यहाँ फोर्स एफ इस सतह के साथ एक जाविया थीटा बना रही है जिस पर जिस्म को हरकत दी जाती है। फोर्स एफ को अमूदी कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई में तहलील करने से एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, यही आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ा थे फार्मूले, जो वहाँ पे उनमें अमूदी कंपोनेंट्स में हम उन्हें तहलील करते हैं, जिसमें आपके दो आ जाते थे, एफ एक्स और एफ वाई। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं होते तो फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट एफ एक्स से जिस्म को हरकत लाने का बायस होता है, ना कि इसका वाई कंपोनेंट एफ वाई। यानी यहाँ पे जो एफ वाई है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, इसलिए हम सिर्फ एफ एक्स को कंसीडर करेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स एस हम ले लेंगे, ऊपर वाली जो मसावात 6.1 में है, तो एफ एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी जो कि थी एफ कॉस थीटा। तो आपके पास जो 6.2 मसावात आ जाती है वो आ जाती है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और नीचे यहाँ पे वर्क की दोबारा इन्होंने एक इसकी तारीफ बयान की गई है कि वर्क इस सूरत में होगा जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करे और वो जिस्म कुछ फासला फोर्स की समत में तय करे। वही ऊपर वाली बात इन्होंने दोबारा बयान की गई है कि वर्क उसी सूरत में होगा जब उस पर कोई ताकत लगे और उस ताकत की वजह से जिस्म कोई फासला तय करे, और फासला भी क्या होना चाहिए, उसी ताकत फोर्स की समत में होना चाहिए, तब फिज़िक्स के रूह में वो क्या होगा, उस बॉडी ने वर्क किया है। नीचे है वर्क एक स्केलर मिकदार है, इसका इन्हिसार किसी जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स, जिस्म के डिस्प्लेसमेंट और इनके दरमियानी जाविया पर होता है। ये तीनों चीज़ें जो यहाँ पे 6.2 मसावात में दी गई हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, और थीटा जहाँ पे क्या है, एंगल। यानी इन तीनों चीज़ों पे जो आपका वर्क है वो डिपेंड कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है। यानी फोर्स ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वर्क भी ज़्यादा होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो इसी तरह आपका वर्क भी ज़्यादा होगा। नीचे वर्क का यूनिट दिया गया है, वर्क का ऐसा यूनिट जौल है, इसकी तारीफ यूँ की गई है, वर्क की ऐसा यूनिट जौल है, और फिर आगे जौल की इन्होंने तारीफ बयान की गई है कि एक जौल वो वर्क है जब 1 न्यूटन फोर्स अपनी समत में 1 मीटर तक हरकत देने में करती है।
यानी अगर एक बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लग रही है और उस फोर्स की वजह से उसने 1 मीटर का फासला तय किया है, तो हम कहेंगे बॉडी ने 1 जूल वर्क किया है। तो नीचे 1 जूल किस चीज़ के इक्वल है, 1 n मल्टीप्लाई बाई 1 m। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 जूल आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर के इक्वल आ जाता है। ये जो 1 जूल की यहाँ पर डेफिनेशन है, यही आपके मसावात जो यहाँ पर थी 6.1 W=F/s यहीं से निकली है, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और S आपका डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो 1 जूल भी आ जाएगा न्यूटन मीटर। और जूल वर्क का एक छोटा यूनिट है, इसके बड़े यूनिट किलो जूल्स और मेगा जूल हैं। यानी 1 किलो जूल आपके पास आ जाएगा 1000 जूल। 1000 को हम जैसे हमने प्रीफिक्सेस में लिखे थे, वो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3 जूल आ जाता है। और नीचे है 1 मेगा जूल। 1 मेगा जूल आपके पास इक्वल होता है 1 मिलियन जूल के, जो यहाँ पर 1 है आगे 6 ज़ीरो हैं इसके साथ। तो उनको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, 10 की ताकत 6 जूल आ जाता है। तो नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है इसी वर्क के हवाले से कि एक लड़की 10 केजी का थैला लेकर सीढ़ी पर 10 कदम चढ़ती है, 18 कदम चढ़ती है। हर कदम की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। थैले को उठाकर ले जाने में किए गए वर्क की मकदार मालूम कीजिए। यहाँ पे वो नीचे से ऊपर जा रही है, तो जाहिर बात है उसमें हम एक जगह क्या आ जाएगा, ग्रेविटी कांस्टेंट आ जाएगा, जी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो आपकी फोर्स है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, उसका वज़न के इक्वल आ जाएगी। W=mg। यहाँ पे मैस दिया गया है 10 kg और W यहाँ पे फार्मूला होता है हमारे पास mg। तो mg में अगर मैस लगाएं और g आपके पास वैल्यू है 10 जो कि कांस्टेंट है, तो आपके पास W आ जाता है 100 न्यूटन। यहाँ पे क्योंकि लड़की नीचे से ऊपर जा रही है, तो इस वजह से जो W होगा वो फोर्स के इक्वल होगा। तो फोर्स भी उतनी हो जाएगी, 100 न्यूटन हम ले लेंगे। यहाँ पे वैसे तो डिस्प्लेसमेंट होता है जो सीधी लाइन में होता है, तो यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, तो S के इक्वल टू क्या आ जाएगा, H हो जाएगा। यहाँ पे 18 क्या था, 18 कदम वो चलती है, तो हर कदम किस चीज़ के इक्वल है, 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 18 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हाइट आ जाएगी। और यहाँ पे देखें 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2 मीटर लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटीमीटर को यहाँ पे इन्होंने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो वो 0.2 मीटर आ जाता है, 18.2। तो ये हाइट आपके पास आ जाएगी 3.6 मीटर। अभी वही फार्मूला है आपके पास, W=F/s। वहाँ पे S की जगह जहाँ पे हाइट की बात हो रही है, तो S की जगह हम H लिख लेते हैं। तो दोनों वैल्यूज हम पुट करें तो आपके पास फाइनल जो वर्क आ जाएगा वो 360 जूल आ जाता है। तो आगे अगले वाला टॉपिक है आपका एनर्जी। एनर्जी नीचे एक डेफिनेशन इसकी बॉक्स में दी गई है, वही हम पहले देख लेते हैं कि किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। यानी किसी जिस्म में जितनी सलाहियत होगी, उसकी ताकत होगी वर्क करने की, कोई काम करने की, उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को हम उर्दू में तवानाई भी बोलते हैं। तो अभी टॉपिक शुरू से देख लेते हैं कि क्या इसमें लिखा है। साइंस में एक आम और बुनियादी तस्वर एनर्जी है। ये करीबन तमाम मज़ाहिर कुदरत नेचुरल फिनोमेना से मुतल्लक है। जब हम कहते हैं कि किसी जिस्म में एनर्जी है, तो हमारा मतलब होता है कि इसमें वर्क करने की सलाहियत है। यानी किसी जिस्म में हम कहते हैं इस जिस्म में तवानाई है, एनर्जी है, तो उतने जितनी एनर्जी उसमें होगी उतनी उसकी क्या होगी, वर्क करने की सलाहियत होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा काम कर सकता है। नदी के बहते हुए पानी में वर्क करने की सलाहियत होती है, इसलिए ये एनर्जी का हामिल होता है। बहते हुए पानी की एनर्जी वाटर मिल या वाटर टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये इन्होंने नेचुरल एक एग्जांपल दी है नेचर से कि नदी का बहता हुआ पानी है, उसमें वर्क करने की सलाहियत होती है, क्योंकि आपके बहते हुए ये पानी से ही वो टरबाइन चला के बिजली भी पैदा की जाती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम लिए जाते हैं। नीचे फिर एनर्जी की मुख्तलिफ अक़साम दी गई हैं, मसलन मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी वगैरह। एनर्जी को किसी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। यानी एनर्जी में ये भी एक खासियत है, मसलन मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को आगे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी
को दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। नीचे वही इसकी डेफिनेशन दी गई है। अच्छा, जहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम दी गई हैं हम आगे चैप्टर में इसको पढ़ेंगे भी। तो पहले है मैकेनिकल एनर्जी के दो अकसाम हैं। कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जितनी भी है ये आपके किस चीज़ से है? मोशन से है। एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसी चीज़ की बॉडी की एक ख़ास पोजीशन की वजह से होती है। कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। एक मुतहरक हवा को विंड कहते हैं। जो हवा चल रही है, रुकी हवा हो तो फिर तो हवा है ही नहीं है, लेकिन अगर कोई हवा चल रही है लगातार तो उसको हम विंड कहते हैं। हम विंड एनर्जी को मुख्तलिफ वर्क करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विंड मिल चला सकती है और बागबानी कश्तियों को धकेल सकती है। इसी तरह किसी दरिया में बहता हुआ पानी लकड़ी के शतीरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। नीज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए टरबान चलाने में मदद दे सकता है। जहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई हैं ये काइनेटिक एनर्जी की। लिहाजा मुतहरक जिस्म काइनेटिक एनर्जी का हामिल होता है। यानी कोई भी चीज़ जो चल रही है, मुतहरक है, तो उसको उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है विंड, जो हवा चल रही है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। बहता हुआ को पानी है उसमें भी क्या होगा? एक एनर्जी होती है, क्योंकि ये मुतहरक होने की वजह से वर्क कर सकता है। जिस्म की तमाम काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल होने पर जिस्म की मोशन रुक जाती है। यहाँ पे इन्होंने एक बात बताई है कि जब जिस्म की तमाम काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल हो जाए तो जिस्म क्या हो जाता है? रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है तो वो फिर आगे वो काम नहीं करेगा। जैसे हवा चलते चलते अगर रुक जाए तो हम कहेंगे कि उसमें जो एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है। नीचे इसके डेफिनेशन दी गई है बॉक्स में। किसी जिस्म में उसकी मोशन के बायस पाई जाने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यानी कोई चीज़ चल रही है, मोशन में है, मूवमेंट कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। आगे इन्होंने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में फार्मूला इन्होंने बनाया है मसावात, तो उसको हम देख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मास m का एक जिस्म वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है। ये जिस्म किसी मुखालिफ समत में अमल करने वाली फ़ोर्स की वजह से कुछ फासले s तय करने के बाद रुक जाता है, जैसा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक मुतहरक जिस्म में काइनेटिक एनर्जी होती है और वो उस वक्त तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F के ख़िलाफ़ वार करने की सलाहियत रखता है जब तक कि उसकी तमाम एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो जाती। और एक मुतहरक जिस्म तब तक चलता रहेगा जब तक कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ वो काम करने की सलाहियत उसमें मौजूद है। जब वो एनर्जी कंप्लीट हो जाती है तो वो एक चीज़ क्या है? उसकी मोशन रुक जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई फुटबॉल एक साइड पे फेंकते हो तो वो एक तरह आपने एनर्जी उसे प्रोवाइड की है, फोर्स लगाई है, तो वो एक समत में चलता जाएगा जिस साइड पे आपने फोर्स लगाई है। लेकिन ज़मीन के रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एक जगह पे जाकर वो रुक जाता है। जहाँ पे वो रुक जाता है तो समझे जो उस फुटबॉल के अंदर जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाती है, तो जिस वजह से वो रुक जाएगा। आगे पास जिस्म की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मोशन की वजह से जिस्म का किया गया वर्क, जो उसने मूवमेंट की है तो उसकी वजह से जो वर्क हुआ है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे शो किया गया है के ई के साथ, और इक्वल टू वर्क का फार्मूला यहाँ पे है एफ एस। अच्छा, स्टार्ट में कोई बॉडी जो थी उसमें थी वी आई, यानी एक वेलोसिटी के साथ वो क्या है? उसने हरकत करना शुरू किया है, लेकिन एंड पे जब वो रुक जाती है तो आखिरी वेलोसिटी उसकी क्या आ जाती है? ज़ीरो आ जाती है। तो क्योंकि फिर आगे इन्होंने फार्मूले लगाए थे जहाँ पे हमने न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसमें पढ़ा था एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू हमें चाहिए तो ये एम दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एफ डिवाइडेड बाई एम। और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मोशन को रोका गया है, इसलिए एक्सेलरेशन ए नेगेटिव है। यानी फोर्स ऑफ उसके मुखालिफ से मत यानी जा रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, तो इस वजह से इसकी हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो आगे फार्मूले में है, आपने होती मोशन की जो तीसरी मसावात हमने पढ़ी थी 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमने जहाँ पे पुट कर दी माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम,
और दूसरी तरफ जितनी भी वैल्यू थी वी एफ जहाँ पे ज़ीरो है और वी आई की वैल्यू थी वी, सारी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या एंड पे हमारे पास आ जाता है एफ एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र, हाफ एम वी स्क्र, या आप इसे पढ़ भी सकते हो 1/2 एम वी स्क्र या 1/2 एम वी स्क्र, जो आपकी मर्जी है। अच्छा, जहाँ पे ऊपर जो इक्वेशन जो सॉल्व की थी इन्होंने, तो क्या होता था 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम एस इक्वल टू माइनस वी स्क्र, माइनस माइनस दोनों साइड पे क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। और फिर यहाँ पे एफ एस था तो इस साइड पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाता है, एम डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वी स्क्र के साथ। तो इस तरीके से आपके पास जो फाइनल मसावात 6.4 आ जाती है। तो मसावात 6.3 और 6.4 अगर दोनों को हम देखें तो एफ एस ऊपर हम देखा तो वो इक्वल था काइनेटिक एनर्जी के ई के, तो इसको हम लिख सकते हैं के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र। तो यही मसावात 6.5 जो है इसकी मदद से वेलोसिटी वी से हरकत करते हुए मैस एम के किसी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी मालूम की जाती है। यानी अगर आपका टॉपिक आ जाता है काइनेटिक एनर्जी पे कुछ नोट लिखें तो आप इसका पहले आप डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं। डेफिनेशन के बाद आपने इसकी जो यहाँ पे ये हमने इक्वेशन निकाली है ये आपने देनी लिखनी होगी, इक्वेशन फाइंड करना। और ऊपर कुछ एग्जांपल दी गई हैं, अगर एग्जांपल का पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेन आपने जो आपका टॉपिक है मेन टॉपिक आपकी ये ऊपर बॉक्स वाली डेफिनेशन है और नीचे इसकी इक्वेशन जितनी भी इन्होंने डिफाइन की है निकाली है वो आपने लिखनी होगी। आगे मिसाल 6.2 में हम देख लेते हैं कि एक पत्थर जिसका मैस 500 ग्राम है ज़मीन से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टकराता है। ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पे पहले पत्थर का मैस दिया गया है, ग्राम में दिया गया है तो इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1000 साथ डिवाइड हमने किया है तो ये आ जाता है 0.5 किलोग्राम। आगे वेलोसिटी दी गई है जो कि 20 मीटर पर सेकंड। फार्मूला हमारे पास था के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र, यहाँ पे आपने एम की वैल्यू लगाएं और वेलोसिटी की भी वैल्यू लगाई तो एंड पे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है वो आती है 100 जूल। पास ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर की काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है। ये इजी सी एग्जांपल थी। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है। अगर साकन जिसम अक्सर साकन जिसम में भी वार करने की सलाहियत होती है। मसलन दरख्त पर लटका हुआ एक सेब जब गिरता है तो वार करने की सलाहियत रखता है, लिहाजा ये अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी का हामिल है। किसी जिस्म में एनर्जी की वो किस्म जो उसकी पोजीशन की वजह से हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। कोई भी बॉडी अगर बेशक वो हरकत नहीं कर रही तो तब भी उसमें उसके अंदर एनर्जी मौजूद हो सकती है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसके नीचे इसके बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वहाँ पे ऊपर काइनेटिक एनर्जी में क्या था मोशन की वजह से था और यहाँ पे क्या है पोजीशन की वजह से है। यहाँ पे बुलंदी पर ज़ख़ीरा किए गए पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। बुलंद किया गया एक हथौड़ा वर्क करने की सलाहियत रखता है क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह बुलंदी पर एक ज़ख़ीरा किया गया पानी है जैसे एक डैम है तो फ़िलहाल तो वो एक ख़ास पोजीशन रेस्ट में है, लेकिन फिज़िक्स कहती है कि उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। एक तनी हुई कमान में टेंशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। जब तीर छोड़ा जाता है तो कमान में स्टोर की हुई एनर्जी तीर को कमान से दूर धकेलती है। तनी हुई कमान में मौजूद एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है क्योंकि जहाँ पे इलास्टिकसिटी या लचक है उसमें कमान में, इसलिए हमने क्या साथ वर्ड यूज़ करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की भी एग्जांपल आ जाती है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भी आ जाती है। किसी हथौड़े में मौजूद पोटेंशियल एनर्जी उसकी बुलंदी की वजह से है। किसी जिस्म में उसकी बुलंदी की वजह से मौजूद एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर मैस एम के किसी जिस्म को ज़मीन से एच बुलंदी तक उठाया जाए तो वो जिस्म बुलंद करने में किए गए वर्क के बराबर पोटेंशियल एनर्जी हासिल करेगा। यहाँ पे बुलंदी की बात हो रही है, ऊपर वाली एग्जांपल में थे वो इलास्टिसिटी की बात हो रही थी। तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एफ मल्टीप्लाई बाई एच। यहाँ पे बुलंदी की बात हो रही है इसलिए जो आपकी फोर्स होगी वो किस चीज़ के इक्वल वज़न के इक्वल आ जाएगी। तो वज़न का फार्मूला आपके पास होता है एम जी। तो एम जी की जहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा 6.6 मसावात में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आ जाता है डब्ल्यू एच इक्वल टू एम जी एच। तो जहाँ पे आपने डब्ल्यू क्या स्मॉल लिखना है क्योंकि हम वज़न की बात कर रहे हैं। अगर कैपिटल डब्ल्यू होता तो उसका मतलब है वर्क डन।
तो यहाँ पे वो आपके फाइनल फार्मूला आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। पास ज़मीन के लिहाज से जिस्म में मौजूद पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जो उसे बुलंदी h तक उठाने के लिए किए गए वर्क के बराबर है। तो आगे इसकी एक मिसाल देख लेते हैं कि 50 किलोग्राम मैस के एक जिस्म को 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। जी की वैल्यू तो आपको पता है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। मैस यहाँ पे 50 किलोग्राम दिया गया है और हाइट दी गई है 3 मीटर। तो इसको अगर आप फार्मूले में पुट करें, पोटेंशियल एनर्जी था हमारे पास, फार्मूला था mgh। जहाँ पे तीनों वैल्यू पुट करें तो आंसर आपका आ जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद 1500 जूल। पास जिस्म की पोटेंशियल एनर्जी 1500 जूल है। नेक्स्ट मिसाल है कि 20 किलोग्राम मैस के एक साकन जिस्म पर 200 न्यूटन की एक फ़ोर्स अमल कर रही है। ये फ़ोर्स रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को धकेलती है ताकि जिस्म 50 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेता है। फ़ोर्स कितने फासला तक अमल करती है? यहाँ पे आपने फासला एस डिस्प्लेसमेंट आपने वो फाइंड आउट करना है। जहाँ पे एफ़ दी गई है 200 न्यूटन और मैस की वैल्यू दी गई है, और वेलोसिटी जो कि स्टार्ट में क्या थी, 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे दी गई है वो आपके पास 50 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फार्मूला था कि हाफ mv²। यहाँ पे जब उसने फासला तय किया है तो ज़ाहिर बात है उस पर वर्क हुआ है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह हम वर्क की वैल्यू पुट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आ जाए की जगह एफ एस हम लगाएं तो आ जाता है एफ एस इक्वल टू हाफ mv²। जहाँ पे एस की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो फोर्स दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो इसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट की हैं तो आपके पास फासला आ जाता है 125 मीटर। आगे नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी के अक़साम, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी की कौन कौन सी अक़साम में किस शक्ल में एनर्जी या तवानाई पाई जाती है। यहाँ पे नीचे डायग्राम की शक्ल में भी उन्होंने मुख्तलिफ एनर्जी की टाइप्स को दिखाया गया है। तो सबसे पहली जो हम पढ़ेंगे वो है मैकेनिकल एनर्जी। किसी जिस्म में उसकी मोशन या पोजीशन या दोनों की वजह से मौजूद एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। इसकी एग्जांपल दी गई है कि एक नदी में बहता हुआ पानी, तेज़ हवा, मुतहरक कार, बुलंद किया हुआ हथौड़ा, तनी हुई कमान, गलेल या एक दबा हुआ स्प्रिंग वगैरह मैकेनिकल एनर्जी के हमल होते हैं। आगे है हीट एनर्जी। हरारत गर्म अजसाम से खारिज होने वाली एनर्जी की एक किस्म है। ईंधन जलाने से बड़ी मकदार में हरारत हासिल की जाती है। फ्रिक्शनल फोर्सेस जब किसी जिस्म की मोशन को रोकती हैं तब ये हरारत पैदा होती है। खुराक हम जो लेते हैं इसका कुछ हिस्सा हमें हीट एनर्जी मुहैया करता है। सूरज हीट एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली एनर्जी की एक किस्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी मतलूबा मकाम तक तारों के ज़रिए आसानी से मुहैया की जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें बैटरियों या इलेक्ट्रिक जनरेटर से हासिल होती है। इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को हाइड्रो पावर, थर्मल या न्यूक्लियर पावर से चलाया जाता है। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। जब आप दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आप आवाज़ पैदा करते हैं। आवाज़ एनर्जी की एक किस्म है। ये तब पैदा होती है जब कोई जिस्म थरथराता है, जैसा कि किसी ड्रम का डायाफ्राम, स्टार के थरथराते तार और बांसुरी में थरथराता हवाई कॉलम वगैरह। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। रोशनी एनर्जी की एक आम किस्म है। रोशनी के चंद ज़राए का नाम लीजिए जिनसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका वास्ता पड़ता है। पौधे रोशनी की मौजूदगी में खुराक पैदा करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चीज़ों को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है, यानी कि अंधेरा हो तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। हमें लाइट एनर्जी मोमबत्तियों, इलेक्ट्रिक बल्बों, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अलावा ईंधन जलाने से भी हासिल होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वो हैं जो पुरानी वाली ट्यूब्स होती थी, अभी तो आपका एनर्जी सेवर और एलईडीज़ आ गए हैं। तो हम लाइट एनर्जी का बेशतर हिस्सा सूरज से हासिल होता है। जी नेक्स्ट है आपका केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमारी खुराक, फ्यूल की मुख्तलिफ अक़साम और दीगर अशिया में मौजूद होती है। हम इन अशिया से केमिकल रिएक्शन के दौरान मुख्तलिफ अक़साम में एनर्जी हासिल करते हैं। आगे एग्जांपल्स हैं, लकड़ी, कोयले और कुदरती गैस को हवा में जलाना एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा, जब भी दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक नई चीज़ बनती है जिसमें हरारत और रोशनी के दौरान एनर्जी खारिज होती है। इलेक्ट्रिक सेल्स और बैटरियों से
इनमें मौजूद मुख्तलिफ अशिया के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होती है। जानवर खुराक से हरारत और मस्कुलर एनर्जी हासिल करते हैं। जो आपके जो बैटरीज घरों में लगी हुई हैं यूपीएस की, इसमें भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नीचे है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा कि फिजन और फ्यूजन के नतीजे में खारिज होने वाली एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। इसमें हरारत और रोशनी के अलावा न्यूक्लियर रेडिएशंस भी शामिल होती हैं। आपकी जितने भी फिजन और फ्यूजन के रिएक्शन हैं जिसमें एटॉमिक बम या हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो उसमें जो खारिज होने वाली एनर्जी है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से खारिज होने वाली हरारत को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। जैसा कि आजकल न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाते हैं जिससे बिजली पैदा की जाती है। आजकल तो न्यूक्लियर अबदोज़ें वगैरह, न्यूक्लियर जहाज़ भी बनाए जा रहे हैं जिससे एनर्जी हासिल की जाती है एज अ ईंधन। गुज़िश्ता खरबों साल से सूरज से आने वाली एनर्जी सूरज पर जारी न्यूक्लियर रिएक्शन का नतीजा है। सूरज पे फ्यूजन रिएक्शन लगातार होते आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या एनर्जी पैदा हो रही है और हरारत हमें मिलती रहती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 6.6, जो कि एनर्जी की बाहमी तब्दीली, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कैसे बदलती है, चेंज होती है। यहाँ पर लिखा है कि एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ताहम इसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप अपने हाथों को आपस में तेज़ी से रगड़ें, आप इन्हें गर्म महसूस करेंगे। आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी हाथों को रगड़ने में इस्तेमाल की है जिसके नतीजे में हरारत पैदा हुई है। हाथों के रगड़ने के अमल में मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील होती है। कुदरती तौर पर वाक़या होने वाले प्रोसेस एनर्जी की तब्दीलियों का नतीजा है। मिसाल के तौर पर सूरज से आने वाली हीट एनर्जी में से कुछ समुद्रों में मौजूद पानी जज़ब कर लेता है, इससे इसके थर्मल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। ये थर्मल एनर्जी आबी बुखारात के बनने में मदद देती है। ये आबी बुखारात ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं। जब ये बादल ठंडे इलाकों में पहुंचते हैं तो ये पानी के कतरों में तब्दील होकर बारिश की शक्ल में नीचे गिरते हैं। यहाँ पे ये ऊपर साथ डायग्राम भी दी गई है। अगर साथ आप डायग्राम को देखोगे तो आपके लिए आसानी होगी इसको समझने में। आगे है कि जब इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। जब बारिश का पानी नशेबी इलाकों की तरफ बहता है तो उसके कुछ काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में तब्दील हो जाती है, जबकि बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा चट्टानों से मिट्टी के ज़रात को बहा ले जाता है, जिसे ज़मीनी कटाव कहते हैं। एनर्जी की एक किस्म से दूसरी अक़साम में बाहमी तब्दीली के दौरान में किसी भी वक्त कुल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यानी स्टार्ट में जो एनर्जी की वैल्यू थी वही एंड पे भी आपकी एनर्जी की वैल्यू होगी। जहाँ पे इस सारे प्रोसेस के दौरान एनर्जी कभी थर्मल एनर्जी में चेंज हो रही है, कभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, कभी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, लेकिन हमेशा उसकी वैल्यू वही सेम कांस्टेंट ही रहेगी। अगर स्टार्ट में उसकी आपके पास 100 जूल वैल्यू है उसकी, तो एंड में भी आपके पास उसकी उतनी ही वैल्यू हासिल होगी। आगे है 6.7 में एनर्जी के बड़े ज़राए, यानी किन ज़राए से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं वो सूरज, तेज़ हवा और वाटर पावर वगैरह से आती है। असल में तमाम एनर्जी जो हम तक बिलवास्ता या बिलावास्ता पहुंचती है सूरज से आती है। पहले है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो ईंधन होते हैं जिनसे जला के हम एनर्जी हासिल करते हैं। हम अपने घरों को गर्म रखने, सनत और ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ये अमूमन हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। जैसे कि आपने अगर यहाँ पे पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स वगैरह। जब इन्हें जलाया जाता है तो वो हवा की ऑक्सीजन के साथ शामिल हो जाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाती है जिसे पानी कहा जाता है। जबकि एनर्जी हरारत की शक्ल में खारिज होती है। कोयले की सूरत में यहाँ पर लेफ्ट इक्वेशन मसावातें आगे दी गई हैं कि ऑक्सीजन प्लस कार्बन मिल के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। नीचे वाली मसावात में क्या है, अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोकार्बन ये आपस में मिल के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और साथ हीट एनर्जी खारिज होती है।
फॉसल फ्यूल्स बनने में कई मिलियन साल लगते हैं। इन्हें नाकाबिले तजदीद नॉन रेन्यूएबल ज़राए के तौर पर जाना जाता है। हम फॉसल फ्यूल्स को बहुत तेज़ी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इनके इस्तेमाल में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अगर हम मौजूदा शरह से इनका इस्तेमाल जारी रखते हैं तो ये जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। एक दफ़ा इनकी सप्लाई रुक गई तो दुनिया को एनर्जी के शदीद बहरान का सामना करना होगा। लिहाजा फॉसल फ्यूल तो हमारी मुस्तकबिल की एनर्जी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएंगे। ये हमारे जैसे मालिक के लिए संजीदा नौयत के समाजी और इक़्तिसादी मसाइल का सबब बनेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपनी मुस्तकबिल की बका के लिए एनर्जी के नए ज़राए को तरक्की दें। फॉसल फ्यूल से नुकसानदेह वेस्ट प्रोडक्ट्स खारिज होते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर नुकसानदेह गैसेस शामिल हैं जो माहौल को आलूदा करती हैं। ये सेहत के संगीन मसाइल जैसा कि सर दर्द, जहनी परेशानी, गनुदगी, एलर्जिक रिएक्शंस, आँखों, नाक और गले की खराबियाँ पैदा करते हैं। इन ख़तरनाक गैसेस की लंबे अरसे तक के लिए मौजूदगी दमा, फेफड़ों के कैंसर, दिल की बीमारियों और हत्ता के दिमाग, असाब और हमारे जिस्म के दीगर अज़ा को नुकसान पहुँचाने का सबब बनती हैं। आगे है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी फिजन रिएक्शन के नतीजे में हासिल की जाती है। फिजन रिएक्शन के दौरान भारी एटम जैसे कि यूरेनियम के एटम टूट कर छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और एनर्जी के एक बड़ी मकदार खारिज करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कसीर मकदार में न्यूक्लियर रेडिएशंस और वसी पैमाने पर हरारत खारिज करते हैं। इस हरारत का एक हिस्सा पावर प्लांट्स को चलाने में इस्तेमाल होता है, जबकि हरारत की एक बड़ी मकदार माहौल में जाकर ज़ाया हो जाती है। काबिल तजदीद ज़राए एनर्जी। सूरज की रोशनी और वाटर पावर एनर्जी के काबिल तजदीद ज़राए हैं। ये कोयले, तेल और गैस की तरह ख़त्म नहीं होंगे। पानी से एनर्जी। वाटर पावर से हासिल होने वाली एनर्जी बहुत सस्ती होती है। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुनासिब मकामात पर डैम तामीर किए जा रहे हैं। डैम कई मकासद पूरे करते हैं। ये पानी का ज़ख़ीरा करके सैलाबों को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। डैमों में ज़ख़ीरा शुदा पानी आबपाशी और कोई ख़ास माहौलियाती मसाइल पैदा किए बगैर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगला टॉपिक है सूरज से एनर्जी। सूरज से आने वाली एनर्जी सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी बिलवास्ता या बिलावास्ता इस्तेमाल की जा सकती है। सूरज की रोशनी किसी तरह भी माहौल को आलूदा नहीं करती। सूरज की शुआएँ ज़मीन पर ज़िंदगी का अतमी ज़रिया है। हम अपनी तमाम अक़साम की ग़िज़ा और फ्यूल्स के लिए सूरज पर इन्हिसार करते हैं। अगर हम ज़मीन पर पहुंचने वाली सोलर एनर्जी के एक मामूली हिस्से को इस्तेमाल करने का कोई मुनासिब तरीका मालूम कर लें तो ये हमारी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी होगा। तो आगे है सोलर हाउस हीटिंग। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नया नहीं है, ताहम इसका घरों और दफातर के अलावा कमर्शियल इंडस्ट्रियल इस्तेमाल इंतहाई नया है। मुकम्मल सोलर हीटिंग सिस्टम मौसम सरमा में कलील तरीन मकदार में सूरज की रोशनी पहुँचने वाले इलाकों में कामयाबी से इस्तेमाल हो रही हैं। एक हीटिंग सिस्टम तर्ज़ैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जन सूरज की रोशनी से आप अपने घरों और दफातर को भी क्या है गर्म रख सकते हैं। तो उसके लिए एक मखसूस हीटिंग सिस्टम बनाया गया है जो कि यहाँ नीचे दिया गया है, जिसके कौन से पार्ट्स है। एक कलेक्टर होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जो यहाँ पे शक्ल में आप देख सकते हैं। तो इसको छत पर लगाया जाता है जिसकी वजह से आपका पानी वगैरह और वो गर्म हो जाता है। शक्ल में सादा मेटल प्लेट्स पर ग्लास पैनल से बना एक सोलर कलेक्टर दिखाया गया है। प्लेट्स सूरज की एनर्जी को जज़ब करती हैं जो कलेक्टर की पुष्ट पर मौजूद पाइपों में बहते हुए पानी को गर्म करती है। गर्म पानी खाने पकाने, नहाने धोने और अमारात को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी सोलर कुकर्स, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है सोलर सेल। सोलर सेल्स के ज़रिए सोलर एनर्जी को बराह रास्त इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील किया जा सकता है। एक सोलर सेल जिसे फोटो सेल भी कहा जाता है सिलिकॉन वेफर से बनाया जाता है। जब सनलाइट सोलर सेल पर पड़ती है तो ये सूरज को बराह रास्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। जैसे कि आजकल हमारे जितने भी सोलर प्लेट्स हैं उसमें सोलर सेल्स यूज़ हुए हैं जो कि सिलिकॉन वेफर से बने होते हैं जो कि एक सेमी कंडक्टर है। आगे है सोलर पैनल्स बनाने के लिए सोलर सेल्स की एक बड़ी तादाद को इलेक्ट्रिसिटी की तारों के ज़रिए आपस में मिला दिया जाता है। सोलर पैनल्स टेलीफोन बूथ्स,
लाइट हाउसेज घरों और दफातर को पावर मुहैया कर सकते हैं। सोलर पैनल्स खला में सेटेलाइट्स को पावर मुहैया करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी खला में हम सेटेलाइट भेजते हैं तो उन्हें एक ज़्यादा अरसे तक कारामद बनाने के लिए उस पर सोलर पैनल आजकल यूज़ हो रहे हैं, ताकि वो खुद ही सूरज की शुआओं को ट्रैप करने के कई दीगर तरीके भी ज़ेर गौर हैं। अगर साइंसदान सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने का कोई मौसर और सस्ता तरीका दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाएं तो लोग साफ़ और आलूदगी से पाक लामहदूद एनर्जी हासिल कर सकेंगे इस वक्त तक जब तक सूरज चमकता रहेगा। यानी अगर रात को आप यूज़ करना चाहते हैं यही सोलर पैनल तो आपको बैटरी यूज़ करनी होगी। या आगे है विंड एनर्जी। विंड को सदियों से बतौर एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है। ये समुद्रों में चलने वाले बादबानी जहाज़ों को पावर मुहैया करने का सबब बनती है। ये 5 चक्कियों में अनाज पीसने और पानी को पंप करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। विंड पावर को विंड टरबाइन चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शक्ल में एक विंड फार्म दिखाया गया है। इस तरह के विंड फार्म्स में बहुत सी विंड मशीनों को आपस में मिला दिया जाता है। वो पावर प्लांट को चलाने के लिए काफ़ी पावर पैदा कर सकती है। अमेरिका में बाज़ विंड फार्म्स एक दिन में 1300 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। यूरोप में बहुत से विंड फार्म्स का 100 मेगावाट या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना एक मामूल है। पाकिस्तान में भी जो साइली इलाके हैं वहाँ पर जहाँ पर लगातार आवाज़ चलती रहती है वहाँ पर भी विंड पावर के कुछ इन्होंने लगाए हुए हैं। जियोथर्मल एनर्जी। ज़मीन के बाद हिस्सों में ज़मीन हमें गीज़र और गर्म चश्मों से गर्म पानी मुहैया करती है। ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई पर वाक़या ज़मीन का अंदरूनी पिघला हुआ गर्म हिस्सा मैग्मा कहलाता है। ज़मीन के बाद हिस्सों में मैग्मा के करीब पहुंचने वाला पानी मैग्मा के बुलंद टेम्परेचर की वजह से भाप में तब्दील हो जाता है। ज़मीन के अंदर मौजूद इस एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। ऐसी जगहों पर जहां मैग्मा की गहराई ज़्यादा नहीं होती, गर्म चट्टानों के नज़दीक तक गहरी खुदाई करने से जियोथर्मल कुआं बनाया जा सकता है। इस कुएं में नीचे की जानिब पानी को धकेला जाता है। चट्टानें पानी को फ़ौरन गर्म कर देती हैं और उसे भाप में तब्दील कर देती हैं। ये भाप फैलती है और सतह की तरफ बुलंद होती है, जहाँ से पाइपों के ज़रिए ये घरों और दफातर को गर्म रखने के लिए पहुंचाई जा सकती है और इसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जियोथर्मल पावर स्टेशन इन्होंने दिखाया गया है। तो आगे है बायोमास एनर्जी। बायोमास पौधों या जानवरों का फजला मुस्तरद या फालतू अशिया है जिसे बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। बायोमास की दीगर अक़साम कूड़ा करकट, फार्म वेस्ट, गन्ना और दूसरे पौधे हैं। ये फजला पावर प्लांट चलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत से इंडस्ट्रीज से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं अपनी निस्फ इलेक्ट्रिसिटी पौधों की छाल या छिलका और दीगर लकड़ी के फजले को जलाकर हासिल करती हैं। बायोमास एक मतबादल ज़रिया एनर्जी के तौर पर काम आ सकती है, ताहम इसके इस्तेमाल में मसाइल भी दरपेश हैं। बायोमास एनर्जी के जो प्लांट्स बिजली पैदा करने के लिए बहुत से देहातों में लोगों ने लगाए हुए हैं, जिससे सस्ती बिजली पैदा होती है। इसके अलावा गैस भी इससे पैदा हो सकती है। जानवरों का गोबर, मुर्दा पौधे और मुर्दा जानवरों के गलने सड़ने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर खारिज होता है। मीथेन को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। आगे है मैस एनर्जी मसावात। आइंस्टाइन ने मादे और एनर्जी के बाहमी तबादले की पेशनगोई की। इसके मुताबिक किसी जिस्म के मैस में होने वाली कमी बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी मुहैया करती है। ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। मैस एम और एनर्जी ई के दरमियान तल्लुक़ को आइंस्टाइन की मैस एनर्जी मसावात से बयान किया गया है, जो कि है E = mc²। यहाँ सी रोशनी की स्पीड है जिसकी वैल्यू है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। दर्जैल मसावात ज़ाहिर करती है कि मादे की कलील मकदार से बेइंतहा एनर्जी हासिल की जा सकती है। ऐसा मालूम होता है कि मादा एनर्जी की इर्तिकाज़ शुदा शक्ल है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी हासिल करने के अमल की बुनियाद दर्जबाला मसावात पर है। ये अमल सूरज और सितारों पर गुज़श्ता करोड़ों साल से जारी है। सूरज की एनर्जी का एक इंतहाई कलील हिस्सा ज़मीन तक पहुंचता है। ज़मीन की एनर्जी का ये कलील हिस्सा ज़मीन पर ज़िंदगी का दारोमदार है। यानी इसमें ये है कि मैस को आप एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को मैस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे है फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का असूल। हम घरों, दफातर, स्कूलों, कारोबारी मराकज़, फैक्ट्रियों और फार्म्स में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार का बेशतर हिस्सा तेल, गैस और कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल से हासिल किया जाता है। थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं। कोयले से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के अमल के दौरान मुख्तलिफ मराइल में एनर्जी की तब्दीली
को शक्ल में दिखाई गई ब्लॉक डायग्राम से ज़ाहिर किया गया है। यहाँ नीचे डायग्राम में दिखाया गया है कि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करते हैं और वो किन किन मिनरल से गुजरती है। अगला टॉपिक है एनर्जी और एनवायरनमेंट या एनर्जी और माहौल। एनर्जी के मुख्तलिफ ज़राए मसलन फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से माहौलियाती मसाइल जैसा कि पोल्यूशन, शोर, फ़ज़ाई पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पैदा होते हैं। पोल्यूशन माहौल के मियार या कैफियत में ऐसी तब्दीली है जो जानदार चीज़ों के लिए नुकसानदेह और नाखुशगवार हो सकती है। माहौल के टेम्परेचर में इजाफा ज़िंदगी को दरम बरम कर देता है। ये थर्मल पोल्यूशन कहलाता है। थर्मल पोल्यूशन ज़िंदगी के तवाज़न में बिगाड़ पैदा करता है। फ़ज़ाई पोल्यूशन पैदा करने वाले अवामल नापसंदीदा और नुकसानदेह होते हैं। कुदरती अमल जैसे कि आतिश फ़शां का फटना, जंगलात की आग और गर्दो गुबार के तूफ़ान फ़ज़ा में पोल्यूशन पैदा करने वाली अशिया का इजाफ़ा करते हैं। ताहम आलूदगी पैदा करने वाली ये अशिया शायद ही ख़तरनाक हद तक पहुँच पाती हैं। इसके बरक्स घरों, गाड़ियों और फैक्ट्रियों में फ्यूल और फालतू अशिया के जलने से फ़ज़ाई पोल्यूशन पैदा करने वाली मुज़र सेहत गैसेस की ख़तरनाक मकदार खारिज होती है। तमाम पावर प्लांट्स हरारत की काफ़ी मकदार खारिज करते हैं, लेकिन फिशन प्लांट्स बेइंतहा हरारत खारिज करते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाले प्लांट्स हैं। झील, दरिया या समुंदर में खारिज की जाने वाली ये हरारत इनमें ज़िंदगी के तवाज़न को बिगाड़ देती है। दूसरे पावर प्लांट्स के बरक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करते, लेकिन इनमें ख़तरनाक तबकार फजले ज़रूर पैदा होते हैं। बहुत से ममालिक की हुकूमतों ने फ़ज़ाई पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कानून साजी की है। इनमें से कुछ कवानीन पावर प्लांट्स, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से खारिज किए जाने वाले पोल्यूशन की मकदार को महदूद करते हैं। इन शराइत पर पूरा उतरने के लिए नई कारों में कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं। ये डिवाइसेस पोल्यूशन पैदा करने वाली गैसों को तब्दील कर देती हैं। लेड फ्री पेट्रोल के इस्तेमाल ने हवा में लेड की मकदार काफ़ी हद तक कम कर दी है। इंजीनियर्स कार के इंजनों की नई अक़साम को बेहतर बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं, जो डीजल या पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के दीगर ज़राए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से इलाकों की आबादी के पोल्यूशन के रोकथाम के लिए कवानीन हैं जो इन इलाकों को पोल्यूशन से महफूज रखते हैं। गाड़ियों और ईंधन जलाने वाली दूसरी मशीनों के इस्तेमाल को महदूद करके हर शहरी फ़ज़ाई पोल्यूशन कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है। अफराद का शराकती सवारी पर सफ़र करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ऐसे तरीके हैं जिनसे सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद में खातर खा कमी हो सकती है। नीचे एनर्जी कन्वर्टर की फ़्लो डायग्राम दी गई है और नीचे आपका टॉपिक है एफिशिएंसी। हम मशीनों से कारामद वर्क बतौर आउटपुट लेने के लिए किसी ख़ास शक्ल की एनर्जी इनपुट देते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स के ज़रिए पानी को ऊपर चढ़ाने, हवा फेंकने, कपड़े धोने, ड्रिल से सुराख करने वगैरह के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस वर्क के लिए वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल करती है। एक मशीन कितनी कारामद है, इसका इन्हिसार इस पर है कि मशीन को मुहैया की गई एनर्जी इनपुट से हम कितनी आउटपुट हासिल करते हैं। कारामद आउटपुट की इनपुट एनर्जी के साथ निस्बत किसी मशीन की एफिशिएंसी कहलाती है। इसके नीचे तारीफ दी गई है कि किसी सिस्टम की एफिशिएंसी इस सिस्टम से बतौर आउटपुट हासिल की गई एनर्जी की बतौर इनपुट सर्व करदा कुल एनर्जी के साथ निस्बत है। यानी कि अगर जो आप इनपुट एनर्जी दे रहे हो तो वो जो मशीन उसे इस्तेमाल कर रही है तो आगे आउटपुट भी उतनी देती है, तो हम कहेंगे उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। तो इसका फार्मूला है आउटपुट की मतलूबा आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाई कुल इनपुट एनर्जी। तो आगे एफिशिएंसी इसकी निकालें, परसेंटेज इसकी निकालें, तो दूसरी साइड पे 100 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो 6.9 मसावात है इससे आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ऊपर यहाँ से आपने जो इसकी डेफिनेशन यहाँ से याद करनी है, एक मशीन कितनी कारामद है, यहाँ से आपने याद करके नीचे इसके फार्मूले लिखने होंगे। एक मिसाली सिस्टम एनर्जी के बराबर आउटपुट देता है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। यानी अगर एक जितनी इनपुट एनर्जी ले रहा है तो उतनी अगर आउटपुट एनर्जी वो दे तो हम कहेंगे उसके की एफिशिएंसी उस डिवाइस की 100% है। लोगों ने ऐसा वर्किंग सिस्टम डिज़ाइन करने की बहुत कोशिश की जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
यानी कोई ऐसा आइडियल सिस्टम अभी तक बना नहीं है, ना कोई मशीन बनी है कि जो कि 100% तक एफिशिएंट हो। हर सिस्टम में फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी ज़ाया होती है, जो हरारत, शोर वगैरह का सबब बनती है। ये एनर्जी की कारामद इश्काल नहीं है। इसका मतलब है कि हम वर्किंग सिस्टम को दी जाने वाली एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक वर्किंग सिस्टम से हासिल की गई मतलूबा एनर्जी आउटपुट सर्व की गई एनर्जी इनपुट से हमेशा कम होती है। आगे मिसाल 6.5 में है कि एक साइकिलिस्ट हर 100 जूल फूड एनर्जी के एवज अपनी बाईसाइकिल के चलाने में 12 जूल कारामद वर्क करता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। यहाँ पे इनपुट जो उसकी साइकिल की जो एनर्जी है वो कितनी है, 12 जूल है, और जो उसकी आउटपुट है वो 100 जूल है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 12 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है एफिशिएंसी की 12 आ जाती है, 12। तो इसकी फ़ीसदी अगर निकालें, परसेंटेज निकालें, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 12%। पावर की डेफिनेशन यहाँ पर नीचे दी गई है कि वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। यानी जो बंदा एक ख़ास मतलूबा टाइम में जितना वो काम कर सकता है तो उसको हम पावर कहते हैं। इसे हिसाबी शक्ल में यूँ लिखते हैं कि P इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई वक्त। वर्क को हम कैपिटल W से शो करते हैं और वक्त को T से, तो आपको फार्मूला आ जाता है P इक्वल टू W/T। चूँकि वर्क एक स्केलर मकदार है, इसलिए पावर भी एक स्केलर मकदार है। पावर का SI यूनिट वाट है। इसकी तारीफ़ यूँ की जाती है कि यहाँ पर नीचे वाट की डेफिनेशन दी गई है कि अगर एक जिस्म 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे तो उसकी पावर 1 वाट होती है। आगे पावर की बड़ी यूनिट्स दी गई हैं जो कि किलो वाट और मेगा वाट, जिसको हम आजकल वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ करते हैं कि कितने किलो वाट की ये बैटरी है या कितने किलो वाट्स का आपका UPS लगा हुआ है, तो ये बड़ी यूनिट वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो 1 किलो वाट किस चीज़ के इक्वल होगा, 1000 वाट के इक्वल होता है। और 1 मेगा वाट आपका आ जाएगा 1 मिलियन वाट या 10 की ताकत 6 वाट के इक्वल आ जाता है। और 1 हॉर्स पावर, ये भी हॉर्स पावर भी किस चीज़ की बड़ी यूनिट है इसकी पावर की, जिसको आजकल घरों में जो हमारी मोटर लगी होती हैं तो उसको हम कहते हैं कितने पावर की है, हॉर्स पावर की है। कोई होती हैं हाफ हॉर्स पावर की, कोई 1 हॉर्स पावर की, बड़ी आती हैं 2 हॉर्स पावर की। तो 1 हॉर्स पावर किस चीज़ के इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। तो आगे मिसाल 6.6 इसी के मतलब है कि एक शख्स 200 न्यूटन वज़न को 10 सेंटीमीटर की बुलंदी तक उठाने में 80 सेकंड लेता है, जबकि दूसरा शख्स M2 वही वर्क सर अंजाम देने में 10 सेकंड लेता है। हर एक की पावर मालूम कीजिए। इन दोनों की हमने पावर फाइंड करनी है। यहाँ पे आगे वर्क का फार्मूला लगाया गया है जो कि F×S होता है, जहाँ से आपको वर्क की वैल्यू आ जाती है जो कि 2000 जूल। पहले वाला आदमी है उसकी वो जो पावर यूज़ कर रहा है लगा रहा है, तो वो कितनी है, वर्क डिवाइडेड बाई T1। यहाँ पे डायरेक्ट वर्क की वैल्यू उन्होंने नहीं दी, वहाँ पे FS की वैल्यू दी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्क की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। वर्क डिवाइडेड बाई T1 हम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 25 वाट आ जाती है। तो इसी तरह आपने जो सेकंड M2 था पावर, वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर देनी है। तो M2 की भी इसी तरीके से वैल्यू आ जाती है 200 वाट। तो आगे मिसाल 6.7 में है कि एक पंप 70 kg पानी को 16 मीटर की अमूदी बुलंदी तक 10 सेकंड में पहुंचा सकता है। पंप की पावर मालूम कीजिए। पावर को हॉर्स पावर में भी मालूम कीजिए। यानी आपने एक दफ़ा पावर निकालनी है, उसको फिर हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे M दिया गया है, मैस बुलंदी, S जो हाइट दी गई है, इसके अलावा टाइम दिया गया है। जहाँ पे बुलंदी की बात हो रही है तो फोर्स की जगह हम उसका वज़न यूज़ करेंगे। तो वज़न वाला फार्मूला यहाँ पे होता है W=mg। तो यहाँ पे M दिया गया है और G आपके पास एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू लगाएं तो आपके पास F आ जाता है 700 न्यूटन। तो यहाँ पे W का फार्मूला है F×S, इसमें वैल्यू पुट करें तो W आपके पास आ जाता है 11200 जूल। तो यही W की वैल्यू अगर आगे पावर के फार्मूले में आप पुट करें तो आपके पास पावर आ जाती है 1120 वाट। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा था कि एक 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट के। तो अगर इसको हम पावर में निकालें तो 1120 को हम उसी से 740 से अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास पावर आ जाती है 1.5 हॉर्स पावर। तो इस तरीके से आप पावर दी गई पावर को हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं।